हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 5 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी पीटी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन चारों वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दें। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, नया वाला जो घटना चक्र है उसको मैं कवर करा रहा हूँ। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, साइंस वाला पोर्शन, फिजिक्स भी मैंने कवर करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, कुसुमपुर, पुष्पपुर, यहाँ मैं लिखता हूँ कुसुमपुर, पुष्पपुर। उसके बाद अगर बात करें तो पुष्पावती, पॉलीब्रोथ, अजीमाबाद, इन सब के नाम से पटना को जाना जाता था, यानी कि पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया और दूसरी तरफ वे किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये दिया गया है। और बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा। चनहुदड़ो जो है यह सतलज नदी के तट पर नहीं है। यह जो है फ्रेंड्स, यह किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और यह जो है यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि इसमें से गलत कौन सा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हीनयानी जो थे ये महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे, ये गलत है। देखिए, हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष समझते थे, महापुरुष मानते थे और वे बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में नहीं करते थे। तो ये वाला जो है गलत दिया गया है। यहाँ भगवान के रूप में पूजा करते थे, ये गलत है। ये एक महापुरुष के रूप में उनकी पूजा करते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रथम संगमकालीन साहित्य शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना किसने किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा। इलेंगो आदिगल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था। तो पहला जो जैन संगति था इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में जो है इसका आयोजन किया गया था। और उस समय शासक कौन था? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने किया था। किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और दूसरा जो जैन संगति हुआ था ये हुआ था 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर अधिकार किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी, उस पर अधिकार कर लिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस सेट को हम लोग थोड़ा सा जल्दी में कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इससे आपको काफ़ी असुविधा होगी, तो सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी कि आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था। देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। धर्म की प्राचीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। धर्म की
प्राचीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को जो है पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था, तो दक्षिणावर्त का भी याद रखेंगे। दक्षिणावर्त के इसने कितने शासकों को, 12 शासकों को पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखेंगे चौथा मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद का जो नवा मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान यानी कि गुलाम वंश का शासक कौन बना था। अच्छा, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो यह आराम शाह था। आराम शाह बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। हालांकि यह एक अयोग्य शासक था और जल्द ही इसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश शासक बना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आराम शाह ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो देखिए राइट आंसर इसका बुक्का प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1574 में, यहाँ पर 1374 में ध्यान देंगे, 1374 में जो है, 1500 नहीं 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन में जो है एक दूत मंडल भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, तो इसमें से पूछा गया है लघु अकबर के नाम से। तो देखिए ये शाहजहां का जो सबसे योग्य पुत्र था दारा शिकोह, इसी को जाना जाता है लघु अकबर के नाम से। दारा शिकोह आपको याद होगा फ्रेंड्स, देखिए इसने भगवत गीता, उपनिषद, रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। और इसने सर ए अकबर के नाम से, यहाँ मैं लिखता हूँ सर ए अकबर के नाम से जो है इसने उपनिषद का अनुवाद करवाया था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी। यहाँ पर इलाही संवत पूछा गया है, दिन ए इलाही नहीं पूछा गया है। तो इलाही संवत की स्थापना जो है इसने किया था कब, शुरुआत कब किया था, तो 1583 में। अच्छा, दिन ए इलाही की स्थापना कब किया था, तो 1582 में। तीर्थ यात्रा कर को 1563 में इसने समाप्त किया था और जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है, अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, तो कृपया कर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। किसी भी ग्रुप में है वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था, तो संगीत के विरुद्ध जो था यह नक्शबंदी था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, और नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक बाकी बिलाल था। कौन था, यहाँ मैं लिखता हूँ बाकी विलाह था। ठीक है, विलाह। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को 1495-96 ईस्वी में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, तो फ्रेंड्स ये किसको किया था, दरिया खान नुहानी को किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दरिया खान निहानी को नियुक्त किया था, जो 1523 ईस्वी, यहाँ मैं लिखता हूँ जो 1523 ईस्वी में अपने मृत्यु तक बिहार का प्रभारी बना रहा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किताबुल यामनी नामक रचना जो है इसके लेखक कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तबी। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल रहा था ये 1754 से लेकर के 1759 तक रहा था। और पलासी का युद्ध आपको पता है कि 1757 23 जून के दिन जो है ये हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न हमारा है इसमें से, यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन 1904 में जो है अजीत सिंह और अंबा प्रसाद ने किया था। तो यहाँ पर देखिएगा अजीत सिंह भी है और अंबा प्रसाद भी है, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी, सबसे बाद में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात करें बारदोली सत्याग्रह की, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नौजवान भारत सभा, यहाँ पर देखिएगा इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र ये 1925 में हुआ था।
और यहाँ पर देखिएगा चटगांव शस्त्रागार लूट, ये हुआ था 1930 में। तो सबसे बाद में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सूर्य सेन इसी से जुड़े हुए थे, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। चलो उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका ये गए थे 1893 में। ठीक है, 1893 में गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? तो बताइए राइट आंसर क्या? तो देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो ये संभाजी बने थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखरब खान ने, यहाँ मैं लिखता हूँ मुगल सेनापति मखरब खान ने जो है संभाजी की हत्या कर दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, दक्कन विद्रोह के कारण 1875 में जो हुआ था, दक्कन विद्रोह के कारण दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया था। और इसी आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सभी के सभी सुमेलित हैं, सभी के सभी जो हैं सुमेलित हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपको याद होगा किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने जो है किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? तो ये जो वर्ग था यह निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो यह कौन सा अधिवेशन था, क्या आपसे पूछा गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए 1923 का काकीनाडा जो है अधिवेशन था, इसी में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। अच्छा, 1926 में जो गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एस श्रीनिवास अयंगर थे। और इस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। और 1923 का काकीनाडा जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा दिल्ली दरबार यानी कि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय में हुआ था? तो देखिए पहला जो हुआ था ये 1877 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, दूसरा 1903 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। दूसरा 1903 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो जॉर्ज चरनाक हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उस समय लॉर्ड हेस्टिंग था। और यहाँ पर देखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली जो था ये चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, चौथा आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 3 ही आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 28 माह तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो ये आपको भी याद भी होगा, ये वेब मिलर थे। ठीक है,
वे भी मिलर थे, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो पहला और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग नहीं लिया था, तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ये क्रम से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज के संस्थापक जो थे ये कौन थे, तो राइट आंसर मुकुंदराव पाटिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा बिहार के किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो कहाँ पर किया गया था, तो राइट आंसर इसका आलमगंज हो जाएगा, ठीक है। आलमगंज में किया गया था। क्लियर। देखिए सोरा व्यापार का लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था। बॉयज एसोसिएशन का गठन जो है यह 1809 में जो है किया गया था, ठीक है। 1809 में किया गया था दरभंगा के राज मैदान में, तो यहाँ पर दरभंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के पटना बांकीपुर में स्थापित होमरू लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना मजहरुल हक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा मजहरुल हक। उसके बाद देखिए बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बिहार में चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था बिपिन बिहारी वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आपको भी याद होगा श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। जबकि दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे थे और श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कर लेंगे। 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य ये गलत दिया गया है। डंकन पास जो है ये दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह के बीच में है, मध्य अंडमान नहीं, छोटा अंडमान के मध्य यह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यह कार्डमम है, ठीक है। कार्डमम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कि इलायची का पहाड़ी भी कहा जाता है, कार्डमम हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है। तो यह कौन सा हो जाएगा, देखिए राइट आंसर इसका यहाँ पर कोयला हो जाएगा, ठीक है। कोयला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। सर्वाधिक पायराइट जो हैं ये बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार के कैमूर और रोहतास जिले जो है यह पायराइट के लिए प्रसिद्ध है, कैमूर और रोहतास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो वह कारक कौन सा नहीं है, तो ये इसमें से देखिए औसत वर्षा नहीं होगा। बाकी अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति का प्रकार, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, चक्रवात, ठीक है, महासागरीय जलधारा, ये सभी जो है प्रभावित करते हैं, औसत वर्षा नहीं करता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्वेज नहर दिया गया है, लाल सागर एवं अरब सागर, ये गलत दिया गया है, ठीक है। स्वेज नहर जो है यह किसको जोड़ता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। एशिया का पूछा गया, वैसे सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन एशिया का पूछा गया है तो राइट आंसर इसका बोर्नियो हो जाएगा। बोर्नियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्नियो जो है यह द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में फैला हुआ है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में जो है फैला हुआ है, ठीक है, ब्रुनेई में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार इंडोनेशिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है।
तो ये पहला राज्य जो है ये कौन सा है, उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए एक तरफ राजधानी दिया गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, फिनलैंड की हेलसिंकी, नीदरलैंड्स का एम्स्टर्डम, यूक्रेन का कीव। तो सभी सुमेलित हैं, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा था ये कब से कब तक रहा था, तो 1992 से 1997 तक रहा था, ठीक है। और यह जो थी किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था चलैया समिति ने, ठीक है, चलैया समिति ने किया था, यह आपको भी याद होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये होता है किसके बराबर, प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग ये होता है राजकोषीय घाटा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है ये नोट निर्गमन है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना है, विनिमय दर को स्थिर रखना है, शाख नियंत्रण है, कृषि शाख की व्यवस्था करना है। तो इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है। तो यह वक्र फिलिप वक्र है। तो यहाँ पर देखिएगा फिलिप्स वक्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि निम्नांकित में से 56 में कि कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, जबकि सभी के सभी जो हैं ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है। तो राइट आंसर इसका किससे हो जाएगा, शेयर बाजार से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, जिसको कि हम लोग एक्जिम बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। 1 जनवरी 1982 को आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर 1982 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार, स्वर्ण भंडार, उसके बाद बात करें तो IMF के पास रिजर्व कोष और विदेशी परिसंपत्तियां ये सभी शामिल हैं। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी इसमें सही दिया गया है। और पूछा गया कि शामिल नहीं है, तो ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है। तो ये आपको भी पता होगा, सबसे अच्छा मापक क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो ये कौन सा है, हॉट मनी है, ठीक है। हॉट मनी, गर्म मुद्रा इसको कहा जाता है, हॉट मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है, ये पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बाकी सभी जो हैं संबंधित हैं इससे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो ये प्रश्न कई बार आपने करा भी है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये किया गया था किस समिति की सिफारिश पर, तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। तो यह सेबी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेबी शेयर बाजार का विनिमय करता है, ठीक है। शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, इन सब का जो है ये इसका क्या करता है, निगमन करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना का इन्होंने शुरुआत किया था। तो यह परियोजना जो है तेजस है। तेजस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रेनिंग इन एक्सपेरिमेंट्स जॉब एंड स्किल्स, ठीक है। ट्रेनिंग इन एक्सपेरिमेंट्स जॉब्स एंड स्किल्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 94वें अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
तो देखिए बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था कोडा को दिया गया था, सही है। बेस्ट एक्टर पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया था, ये भी सही है। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया था, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? अच्छा, 2020 में हैदराबाद को दिया गया था, लेकिन 2021 में हैदराबाद और मुंबई दोनों को दिया गया, इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी, यहाँ पर देखिएगा, साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो यह राज्य पूछा गया है, कौन सा है? बताइए करेक्ट आंसर। तो यह राज्य जो है यह अपना बिहार राज्य है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता, तो पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अच्छा, महिला एकल अगर पूछा जाएगा तो एम्मा रादुकानु ने जीता है, एम्मा रादुकानु ने जीता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो ये मुंबई में की गई इसकी पहली पुष्टि। उसके बाद चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूध वाणी नामक एक सामुदायिक डेयरी रेडियो स्टेशन का जो है उद्घाटन किया गया? सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया, ठीक है, गुजरात में किया गया है। राइट आंसर इसका गुजरात के कहाँ पर? तो गुजरात के बनास में किया गया, ठीक है, याद रखेंगे इसको। गुजरात के कहाँ पर? गुजरात के बनास में किया गया, बांसकाटा जिले में बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा गुजरात हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 का थीम पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है और थीम रहा था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित हुई थी, संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये संपन्न हुई है नैरोबी में। नैरोबी जो है कीनिया की राजधानी है, याद रखेंगे नैरोबी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में कार्य करने में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह योजना जो है इसका नाम है स्माइल योजना, ठीक है, स्माइल योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सपोर्ट फॉर, यहाँ मैं लिखता हूँ स्माइल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्माइल का सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये पहला देश बन गया है यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला नेपाल। उसके बाद देखिए वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका आयोजन जो किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। कहाँ पर किया जाएगा फ्रेंड्स? ये आयोजन जो है ये किया जाएगा केरल में, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो ये बना है केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इसका। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आमिर सुबहानी को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर इसका। बिमस्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था पुणे में। कहाँ पर किया गया था? पुणे में, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 15 नवंबर के दिन। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहब पुरंदरे का निधन हाल ही में हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये इतिहासकार एवं लेखक थे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर संजू वर्मा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह नीति आयोग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है, सबसे आखिरी पायदान पर उत्तर प्रदेश रहा है,
ठीक है, सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश रहा है, और जबकि बिहार नीचे से दूसरे नंबर पर रहा है। तो सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश रहा है, ये गलत दिया गया है क्योंकि बिहार यहाँ पर लिखा गया है, बिहार नीचे से दूसरे पायदान पर है, तो सबसे नीचे नहीं हुआ बिहार, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा केवल 3 जो है गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह अभियान जो है, इसका नाम क्या है? समाज सुधार अभियान। ठीक है, समाज सुधार अभियान, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और देखिए इसकी शुरुआत पूर्वी चंपारण मोतिहारी से की गई, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर समाज सुधार अभियान। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड लोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो, उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो देखिए, ये किया है 2000, कब तक? 2070 तक। ठीक है, 2070 तक जो है किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2070 तक संपूर्ण भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा, यह निर्धारित किया गया 2070 तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अगला प्रश्न है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर इसका। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुनई। ठीक है, ब्रुनई की अध्यक्षता में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यह जारी कौन करता है? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेल्ट हंगर हिल्फ, ये दो संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ जो है यह जारी करता है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि भारत का स्थान, तो भारत का जो स्थान है इसमें 101वां है। राइट आंसर इसका 101वां हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा, पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का JCB पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है M मुकुंदम को। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, बिहार के मखाना जो है इसको भी GI टैग प्रदान किया गया हाल ही में, याद रखेंगे। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन के द्वारा किसे 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा एलन मस्क को चुना गया है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये बालकृष्ण दोषी को किया गया है। ठीक है, बालकृष्ण दोषी, इनको प्रीतजकर पुरस्कार जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया गया जाता है, इससे भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखेंगे, बालकृष्ण दोषी हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो देखिए, इसमें से जो गलत कथन है पहले तो ध्यान से पढ़िए। राइट आंसर यहाँ पर आप गलत कथन दिया गया है, ये ऑप्शन डी दिया गया है। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ये गलत है। 1892 का, देखिए 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था 1892 का, इसी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद एक अंतरिम सरकार में मंत्री और उसके विभाग दिया गया है, मिलान करना है। तो सरदार पटेल का जो विभाग था ये कौन सा था? तो इनको गृह सूचना प्रसारण ये दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा गृह विभाग हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था, और लियाकत अली जो थे ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 2143 हो जाएगा, 2143, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है? तो आपको याद होगा संविधान का जो भाग 20 है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में यह अधिकार है। 368 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 माह हो जाएगा। ठीक है, 1 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है इसमें से कैबिनेट सचिव की नहीं की जाती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है, महान्यायवादी भी सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है
कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर के बनती है, तो ये आपको भी याद होगा, राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर देखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दिया गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो सही कथन दिया गया है वो आपका कौन सा कथन दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ये वाला जो है ये सही दिया गया है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर देखिएगा, बाकी उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 जो है रेट जारी करता है, ये गलत। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो है रेट जारी करते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 232। चलिए बाकी जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी, 1952 में, और इसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस विषय पर किया गया था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में, जो भूमि सुधार पर आधारित था। इसी संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यह भूमि संबंधी कानून को इसमें लाया गया था। तो राइट आंसर भूमि सुधार हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण के विषय को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया। तो यह आपको याद भी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1970 कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटी हैं, यूनियन टेरेटरी हैं, और 28 जो है राज्य है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, 8 और 28, इस तरह से ये क्रम आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 107 नंबर कि निम्न में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये जो विधेयक है ये कौन कौन सा विधेयक है ये पूछा गया है। तो नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और उनके नाम में परिवर्तन संबंधी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और उसके बाद समागमन पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, ये सभी जो हैं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर देखिएगा एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है, तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए ये कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें से गलत कथन जो है, चूँकि सभी के सभी सही दिए गए हैं, ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है इसमें से, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो प्रधानमंत्री के सहित पूरा मंत्रिमंडल जो है त्यागपत्र देगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, तो देखिए गोलीय दर्पण जो होता है ना, इसकी फोकस दूरी प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, यह रोशनी के सभी रंगों के लिए समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो रियर व्यू मिरर में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होता है, इसीलिए आवर्धन 1 से कम होगा, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है, तो इसीलिए 1 से कम होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो उपयोग किए गए जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसी के लिए तो करते हैं, उपयोग किए गए एनर्जी के लिए। उसके बाद देखिए एक परिपथ में इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधों को हमेशा जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, सीरीज में। उसके बाद देखिएगा कि चुंबक के सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है, तो सबसे अधिक जो होता है ये आपका ध्रुव पर होगा, सबसे अधिक आकर्षण ध्रुव पर होगा। उसके बाद देखिए रॉकेट की गति किस नियम पर कार्य करता है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी पर जो है यह आधारित है।
उसके बाद देखिए 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है, तो पावर पूछा गया है, शक्ति पूछा गया है, तो P इक्वल टू आपको पता है कि W/T होता है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर वर्क दिया गया है 1 जूल और टाइम 1 सेकंड, यानी कि 1 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1 हर्ट्ज होता है, तो 1 हर्ट्ज क्या होता है? 1 हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ प्रत्येक सेकंड 1 पूर्ण कंपन होता है। 1 सेकंड में 1 पूर्ण कंपन हो रहा है, तो 60 कंपन कितना देर में होगा? 1 मिनट में होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी हो जाएगा, प्रति मिनट 60 कंपन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? चूँकि इसमें सभी के सभी एंटीबायोटिक हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ एंटीबायोटिक नहीं पूछा गया है, जबकि सभी के सभी एंटीबायोटिक हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो देखिए इसमें से जो सुमेलित है वो आपसे पूछा गया है, तो अपघटक बैक्टीरिया ये सुमेलित दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी देखिए उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं? हरिण थोड़ी होता है। उत्पादक जो होता है ये जो हरे पौधे हैं ये होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं होता है, ये सब आपको पहले से भी पता है। चलो उसके बाद देखिए मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विकास विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें लीवर होता है, यकृत होता है, ठीक है। चलिए इसको जिगर भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको जिगर मिलेगा तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए शुष्क स्थानों, मरुस्थल और बर्फीले में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर। इनको जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो हैलोफाइट है ये नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट जो है ये जलीय क्षेत्र में उगते हैं, और सकुलेंट जो है यह उगता है पौधे का जो मोटा तना भाग जिसमें पानी जमा होता है उसी को सकुलेंट कहा जाता है। चलिए टाइफाइड और कलरा उदाहरण है, तो ये प्रदूषित जल के पीने से होता है, तो जल जनित रोग हैं ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल होता है, तो लगभग 70% जल होता है, ये आपको भी पता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये प्रश्न आपने कई बार करा है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन में, ठीक है। चलिए और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, तो ये जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, यह कौन सा विटामिन है? बताइए। तो देखिए यह कौन सा विटामिन है? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया में अनिवार्य प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन जो होता है ये फ्राइबिनोजन है, फ्राइबिनोजन प्रोटीन होता है। यहाँ पर विटामिन पूछा गया है, तो विटामिन के होता है, तो के ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पूछेगा तो फ्राइबिनोजन प्रोटीन होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से मीठी चीनी कौन सी है? तो मीठी चीनी जो है ये फ्रक्टोज है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कि सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। देखिए शून्य द्रव्यमान जो है ये आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए शून्य द्रव्यमान जो है ये आपका हो जाएगा न्यूट्रिनो, ठीक है। आंशिक आवेग जो है ये आपका हो जाएगा क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण जो है ये आपका हो जाएगा किसका? तो ये आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। और पूर्ण प्रचक्रण जो है ये आपका हो जाएगा फोनॉन। तो इसीलिए राइट आंसर इसका 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। देखिए 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? तो इसमें से मूल तत्व जो है वो आपका हीरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोती की रासायनिक संरचना है, बताइए राइट आंसर इसका। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए मोती में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जल होता है, और इसमें एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन जिसको कि कांचीयोलिन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कांचीयोलिन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। कैल्शियम यहाँ पर दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट भी दिया गया है, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिटकिरी गंदे वाली पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करती है? गंदले पानी जो होती है इसको किस प्रक्रिया से? तो फोटो, एक मिनट, राइट आंसर इसका यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर फिटकिरी जो होता है ना यह करता है स्कंदन के द्वारा, स्कंदन के द्वारा, उसके बाद ऊर्णन के द्वारा और अवसादन के द्वारा।
तो यहाँ पर देखिए स्कंदन, उसके बाद देखिए वर्णन, और यहाँ पर अवसादन भी दिया गया है ना, अवशोषण दिया गया, अवसादन नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक। उसके बाद देखिए कौन सा विस्फोटक नहीं है इसमें से, तो इसमें से देखिए विस्फोटक जो नहीं है वो आपका हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है, बाकी ये सभी विस्फोटक हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं, कारण इसका ताकि क्षारकता बढ़ जाए, और सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण जो होता है ये क्रिस्टलीय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाए, तो क्षारकता बढ़ जाए, ठीक है, और इसका मतलब और है कि चूर्ण जो है वह क्या हो जाए, क्रिस्टलीय हो जाए, जिससे कि वह शुष्क रहता है, तो ये शुष्क रहे, ठीक है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फायर अलार्म में फोटोसेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए पुलिस द्वारा नशे में जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनकी सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो उस पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तब तक मैं आपको मैथ का आंसर फटाफट बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा। एक बार मैथ को आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 13 सेकंड। 44 का देख लीजिए, PDF मैं पूरा सेट का एक ही बार आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। जैसे ही ये 12 सेट समाप्त होते हैं पूरा का पूरा PDF सॉल्यूशन सहित मैं आपको दे दूंगा, निश्चिंत रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 700% हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 15 हो जाएगा। 147 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 23 हो जाएगा। 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 140 के बाद 15 मिनट हो जाएगा। 148 का 140 ही हो जाए, 140 होगा, सॉरी। चलो उसके बाद देखिएगा 149 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 15 मिनट हो जाएगा। और 150 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें 10% आएगा, ऑप्शन में नहीं दिएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट।